हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए आई ट्रिपल ई 2010 का पेपर। ये पार्ट 2 होने वाला है। यार देखो, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें जो ए आई ट्रिपल ई 2010 है स्पेशली, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे तुमने 11, 2011, 2012, 2013 ये सब के पेपर्स देखे होंगे अगर, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे वो जेई मेंस में जो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं वैसे आए थे। लेकिन ये जो ए आई ट्रिपल ई 2010 का पेपर था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए थे, और ऐसा भी नहीं है कि एडवांस लेवल क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हुए थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी थे और कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ए आई ट्रिपल ई 2010 के पेपर से। तो ये पेपर सॉल्व करने का मेन मकसद यही है कि अब जब तुम एग्जाम में जाके बैठोगे जेई मेंस में, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है। कितनी बार ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड तुमने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखा हुआ नहीं रहता है। तो जब तुम आते हो घर, फिर तुम्हें पता चलता है अरे यार, ये तो प्रीवियस ईयर से आया हुआ था, अगर मैं सॉल्व कर लेता तो मेरा वो क्वेश्चन बन जाता एग्जाम में। तो इस तरीके का गलती नहीं करने का है। इसलिए ये पूरा का पूरा सारे ईयर्स का पेपर एक एक करके यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है, ताकि तुम डिटेल्ड डिस्कशन देखो, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखो। एक एक क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पहले, उन सबको याद रखो, ताकि सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाए, या सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ जाए तो तुम वहाँ पे फोड़ दो, मचा दो। ठीक है, तो पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तुम्हें वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्यूशन लिखना है। खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन को जो भी स्क्रीन के सामने होगा। उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखो। अगर सेम टू सेम सॉल्यूशन तुम भी सोच रहे हो, दिस मीन्स ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें सब कुछ आता है। लेकिन अगर सपोज मैं कुछ और तरीके से सोच रहा हूं, तो तुम्हें वो भी सीखना है। ऐसा नहीं कि तुमसे हो गया दिस मीन्स ये मैं क्यों सीखूं। ये भी सीख लो, उससे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल अप्रोच तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो अगर उसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के डाल दे क्वेश्चन, तो तुम क्या करोगे, मल्टीपल अप्रोच है अब तुम्हारे पास, उस क्वेश्चन को तुम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू। एंड स्टेटमेंट एंड रीजन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट गिवन है, एक रीजन गिवन है, उससे पहले हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। लेट फंक्शन आर टू आर। ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। ऐसा कोई एक्स मिलेगा ही नहीं जिसपे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन अनडिफाइंड होता भी क्यों, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता। डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। दिस मीन्स ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है, हमेशा ही कंटिन्यूअस है। ओके, और ये उन्होंने बोल भी दिया कि दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन के बारे में कुछ कुछ पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 में बोला है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3 और सम सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब ये वाला टर्म मुझे दिखता है ना, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू समथिंग, तो बच्चे थोड़ा सा रोल्स वगैरह के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन याद रखना, रोल्स में एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता था, एंड एल एम वी टी में एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए होता था, जहाँ पे ए और बी एक पर्टिकुलर इंटरवल होता था जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होता था एंड डेरिवेबल होता था। तो ये बस ऐसे ही उसी टाइप का दिया है, लेकिन एफ डैश सी तो दिया नहीं। दिस मीन्स हम लोग उस तरीके से सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, और फिर उन्होंने एक एफ एक्स का रेंज भी दे दिया कि एफ एक्स की वैल्यू जो है 0 से 1/2√2 के बीच में होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बेसिकली उन्होंने क्या दिया, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया, लेकिन उन्होंने इस फंक्शन का पूछ लिया है कि भाई इस फंक्शन का रेंज बताओ कितना है। अब तुम ऐसे सोचो कि अगर ये ट्रू हो जाता है, मतलब सपोज मैं तुक्का मारने सिखा रहा हूँ, अगर ये वाला चीज़ ट्रू हो जाता है, मे बी ट्रू हो गया मान लो, तो ये अपने आप ट्रू हो जाएगा क्या? बोलेंगे हाँ। ये अगर ट्रू हो गया तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1/2√2 के बीच में होगी, एंड एफ ऑफ सी इज 1/3, तो 1/3 तो इनके बीच में लाई कर रहा है। दिस मीन्स हमारा ये भी ट्रू हो जाता। ओके, ओके, देन अब देखो ध्यान से, हमें फोकस करना है स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 किस तरीके से निकाला जाए। अब रेंज की बात चल रही है, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, तो जोश जोश में आके डिफ्रेंशिएट नहीं कर देना है, क्योंकि मुझे ये डेनोमिनेटर में कुछ स्पेशल दिख रहा है। इस स्पेशल को मैं ध्यान से लिखता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/e⁻x प्लस 2/e⁻x लिखा हुआ है, देखो। ओके, एंड e⁻x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमें पता है। e⁻x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। एक चैप्टर है सीक्वेंस रेज, उसमें एक कॉन्सेप्ट है ए एम जी एम, जिसमें बताया जाता है कि ए एम जी एम एक
पर्टिकुलर पॉजिटिव क्वांटिटी पे हमेशा अप्लाई होगा, डेट इज ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। और वो पॉजिटिव क्वांटिटी पे ही लगता है और यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी है। और वहाँ पे एक और हिंट बताया जाता है कि ए एम जी एम अप्लाई करने का तब सोच सकते हैं जब एक नंबर कुछ टाइप दिया हो, पॉजिटिव नंबर, फिर से उसका रेसिप्रोकल टाइप कुछ गिवन हो, तो ए एम जी एम का बहुत ही प्यारा सा कंडीशन बनता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जी एम में क्या होगा, वो फंक्शन पूरा का पूरा कैंसल आउट होगा। तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा कंडीशन बनता हुआ दिख रहा है। तो मैंने बोला कि ये डिनोमिनेटर को देखो, e टू दी पावर x प्लस 2 अपॉन e टू दी पावर x डिवाइड बाई 2, दिस इज ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 2 है तो रूट होगा e टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन e टू दी पावर x। दैट इज हमने बोला कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब यहां से मुझे पता चल गया कि e टू दी पावर x प्लस 2 अपॉन e टू दी पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स, ये तो कैंसल आउट हो गया, ये √2 है। ओके, दिस मीन्स एक क्वांटिटी है a, वो हमेशा 2√2 से बड़ी है। दिस मीन्स 1 अपॉन a हमेशा 1/2√2 से छोटी होगी। सिंपल है। ओके, लेकिन हमें यह भी तो पता है कि x कुछ भी ले लो, ये क्वांटिटी जीरो भी नहीं हो सकता है, जीरो से हमेशा बड़ा ही आएगा। हेंस fx विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 to 1/2√2। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट अपने आप ट्रू हो गया। हेंस वी कैन से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सिंपल है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट 2 के हेल्प से ही तो ये लाया, ये और कैसे ला सकते थे, और कोई वे है ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फंक्शन था, डरावना दिया हुआ था फंक्शन, लेकिन हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। किसी को पता भी नहीं लगा कि इसमें AMGM यूज करना था, AMGM यूज करवा दिया इसने फंक्शन में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से स्टेटमेंट एंड रीजन है। स्टेटमेंट एंड रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। वो दो दो क्वेश्चन बेसिकली एक ही क्वेश्चन में देना चाह रहे हैं। ठीक है, कि तुम्हें दोनों चीज़ सॉल्व करना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा। अभी देखो, बोला है द पॉइंट, ये 3D का आ गया। द पॉइंट A 3,1,6 इज द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन दिस। मतलब सपोज हमारे पास एक प्लेन है, उसका इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब बोला कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज है। दिस मीन्स अगर B अगर इधर पॉइंट है 1,3,4, तो इसका इमेज अगर निकाला जाए तो वो A आएगा, दैट इज 3,1,6। ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये है, द प्लेन दिस बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो पहली बात ये देख लेते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या ये प्लेन इस लाइन को, लाइन ज्वाइनिंग दिस ए बी को बाइसेक्ट करता है? अगर बाइसेक्ट करता है तो दिस मीन्स ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा एग्जैक्टली प्लेन पे होगा। ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो निकाल के देखते हैं। 1 + 3 4, 4/2 मिड पॉइंट m निकाल रहा हूँ, 4/2 इज 2, 3 + 1 4, 4/2 इज 2, 6 + 4 10, 10/2 इज 5। क्या इस पे लाई कर रहा है देख लेते हैं। 2 - 2 + 5 - 5 एग्जैक्टली 0 आ रहा है। दिस मीन्स m लाइज ऑन दिस प्लेन। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 ट्रू है। लेकिन क्या सिर्फ मिड पॉइंट बता देने से ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट इसका इमेज हो जाए? बोलेंगे नहीं, यही तो फंसाया था उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हो सकता है नहीं, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो यहीं आएगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है। क्या? अब बताओ, तुम सोचो खुद, इस पॉइंट का इमेज क्या ये पॉइंट है? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस पॉइंट का इमेज इधर कहीं होगा, इस पॉइंट का इमेज इधर कहीं होगा। ठीक है, ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन ये ट्रू है। अब इमेज निकालने के लिए देखो मल्टीपल वे हो सकता है। सिंस हमने एक काम कर लिया, हमें पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है, तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक काम करो,
देख लो क्या इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है या फिर दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें पता है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ए बी वैक्टर निकाल के देखो क्या आएगा, 1 - 3 या फिर 3 - 1, चलो 3 - 1 2 i कैप, ठीक है। 1 - 3 -2 जे कैप, 6 - 4 +2 के कैप। तो आई कैन सी 2 कॉमन ले लेंगे तो i - j प्लस के, ये एग्जैक्टली इसके पैरेलल है। n वैक्टर इज पैरेलल टू ए बी वैक्टर, तो इससे पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली इमेज है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये मेथड अगर यूज नहीं करना था तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रिवियल मेथड। इस पॉइंट का इमेज निकालते इस प्लेन पे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ही अप्लाई किया, लास्ट ईयर में 2014 में यूज सॉल्व कर रहा था उसमें। x - x0 अपॉन a, y - y0 अपॉन b, z - z0 अपॉन c इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax0 प्लस by0 प्लस cz0 प्लस d डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो ये अप्लाई करते, यहाँ से इमेज की वैल्यू निकालते और देख लेते क्या एग्जैक्टली यही आ रहा है, और आ जाता एग्जैक्टली, हेंस वो ट्रू हो जाता। तो ये ट्रू तो है दोनों, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। देखो क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है और बोला गया है S1 इज इक्वल टू, ये वाला कुछ समेसन है, S2 इज इक्वल टू ये कुछ समेसन है, S3 इज इक्वल टू दिस समेसन, देन S1 S2 S3 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि भाई ऐसा कोई रिलेशन है नहीं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों को देख के डर लग जाता है एग्जाम में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे 3 समेसन एक साथ कैलकुलेट करवा रहे हैं, वो भी बाइनोमियल का। एक तो बाइनोमियल का समेसन देख के बच्चे थोड़ा बहुत डरते ही हैं, ठीक है, एनसीआर में समेसन आ जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, डरने की बात नहीं है। तुम्हें ये फंडा मालूम होना चाहिए कि जब भी एनसीआर के साथ कोई आर का टर्म्स मल्टीप्लाई हो, आर का फंक्शन ऑफ आर, तो हमेशा एक फॉर्मूला ही यूज होगा, या तो डिफ्रेंसिएशन यूज होगा, बहुत सारे बच्चे हो सकता है डिफ्रेंसिएशन से पढ़े होंगे, तो या तो डिफ्रेंसिएशन यूज करो। मुझे डिफ्रेंसिएशन यूज करना आता है और मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है बेसिक मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड मैं बच्चों को रिकमेंड भी करता हूँ कि बेसिक मेथड से करो। तो मैं डिफ्रेंसिएशन से भी यहाँ बता दूंगा, लेकिन मैं करूँगा नॉर्मल मेथड से, ठीक है। देखो आर इंटू एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n मल्टीप्लाइड बाई n-1 सी आर -1, ठीक है। r इंटू एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू n-1 सी आर -1 होता है। अब तुम इसको ध्यान से देखो, ये यूज करने से फायदा क्या होगा, ये जो r है वो खत्म हो जाएगा, n एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसका समेसन, और इसका समेसन तो बाइनोमियल का समेसन की तरह है, डेट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर के NCN का समेसन इज 2⁴n। तो हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, ना कि डिफ्रेंसिएशन का। तो हमेशा याद रखना, जो भी r यहाँ होगा n के साथ एग्जैक्टली r यहाँ होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे r-1 है, NC r-1 ही होना चाहिए। एंड हमें ये भी पता है कि इसको तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा NC n-r कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे यही चीज़ जनरेट किया जाए, ठीक है। तो ये फंडा यूज करेंगे, देखना क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन S1 को कैलकुलेट करते हैं। S1 हमारे पास क्या है, समेसन J को मैं R लिख रहा हूँ ताकि हर चीज़ आसान लगे, R इंटू R-1 10CR, R की वैल्यू 1 से 10 तक। अब इसको सिंपल सी बात ध्यान से देखना, R इंटू 10CR लिखा हुआ है, इस R-1 को कुछ देर के लिए भूलते हैं, एंड R इंटू 10CR इज 10 इंटू 10-1 9 CR-1, ओके। R इज इक्वल टू 1 से 10 तक ये। अभी देखना ध्यान से, R-1 9 CR-1, ये 10 तो बाहर आ चुका है समेसन के अंदर, R-1 9 CR-1 8 CR-2 इंटू 9। ध्यान से सोचो, R-1 9 CR-1,
तो r इंटू एन सी आर, n की वैल्यू n-1 की वैल्यू c, r जो भी था उसमें भी तो एक माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली वही लिखा है मैंने। ओके, तो अगर तुम्हें ये समेसन नहीं भी आता है तुम इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे, इस टाइप के समेसन सोल्व कर लोगे। तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई r इज इक्वल टू 1 से 10 तक। तुम्हें दिख रहा है r इज इक्वल टू 1 की कोई वैल्यू है नहीं, r इज इक्वल 2 से स्टार्ट होगा एंड सब तक जाएगा, 8 से 0 से स्टार्ट होगा एंड 8 से 8 तक जा रहा है, हैंस ये 2 टू द पावर 8 है, तो 9 इंटू 2 टू द पावर 8, S1 इज 90 इंटू 2 टू द पावर 8 जो कि ट्रू है। ठीक है, अभी S2 कैलकुलेट करेंगे, S2 तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, J इंटू 10C है तो वो डायरेक्टली 10 इंटू 9C J-1 हो जाएगा उसका समेसन, तो 10 इंटू 2 टू द पावर 9 आएगा, और यहाँ तो 10 इंटू 2 टू द पावर 8 लिखा हुआ है, तो गड़बड़ हो गया। दिस मीन्स S2 ये नहीं होगा, स्टेटमेंट 2 तो फॉल्स हो गया। अब S3 को देख लेते हैं, S3 को देखेंगे ध्यान से। S3 को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत आसान हो गया सॉल्व करना, क्योंकि J स्क्वायर है तो एक J तो इसके साथ चला जाएगा, जो बनेगा 10 इंटू J इज इक्वल टू 1 से 10, J एक रह जाएगा 9CJ-1। अब मैंने यही बोला था कि यहाँ J-1 है, यहाँ J है, तो यहाँ मैं क्रिएट करूँगा -1 + 1 करके, उससे क्या हो गया, ये 10 बन गया, समेसन J इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक J-1 मल्टीप्लाइड बाई 9CJ-1 प्लस समेसन 9CJ-1, ये 10 पूरा का पूरा बाहर रह गया। इससे फ़ायदा हो गया हमारा, इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये बन गया, अब फिर से वही 10 इंटू 9, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 9, तो ये कितना बन रहा है देखो, 90 इंटू 2 टू द पावर 8 प्लस 10 इंटू 2 टू द पावर 9, तो 2 टू द पावर 8 दोनों में कॉमन है, एंड 90 प्लस 20 कितना आ रहा है, ये 9 + 2 110 इंटू 2 टू द पावर 8, जो कि 55 इंटू 2 टू द पावर 9 है, 55 इंटू 2 टू द पावर स्टेटमेंट 3, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सिंपल। तो तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए, डेट इज r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू n-1 CR-1, उससे हो जाएगा। और सपोज किसी ने बोला नहीं रे मैं तो डिफ्रेंसिएशन करूंगा, वो करके दिखाओ मुझे डिफ्रेंसिएशन, तो वो भी सिंपल है, देखना 1 + x टू द पावर 10 का एक्सपेंशन लिखोगे तो आएगा 10C0 प्लस 10C1 इंटू एक्स प्लस 10C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10C3 इंटू एक्स क्यूब, लाइक दिस 10C10 इंटू एक्स टू द पावर 10। अभी ध्यान से देखना, यहाँ मुझे चाहिए S2 निकाल के दिखाता हूँ, J इंटू 10CJ डेट इज़ 1 इंटू 10C1 प्लस 2 इंटू 10C2 ऐसा चाहिए, तो 1 इंटू 10C1 चाहिए 2 इंटू, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करो इसको, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे ये आ जाएगा 10 इंटू 1 + x टू द पावर 9 इंटू 1 + x का डिफ्रेंशिएशन 1, 10C0 का डिफ्रेंशिएशन 0, 10C1 आ जाएगा ये सिर्फ, प्लस 2 टाइम्स 10C2 इंटू एक्स प्लस 3 टाइम्स 10C3 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके 10 टाइम्स 10C10 इंटू एक्स टू द पावर 9। अब दोनों साइड पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा 10 इंटू 2 टू द पावर 9 आएगा ये, और ये आ जाएगा 1 इंटू 10C1 प्लस 2 इंटू 10C2 प्लस 3 इंटू 10C3, इस तरीके से। और वही समेसन तो S2 था, तो S2 की वैल्यू ये आ गई, और यहाँ से भी तो वही आया था S2 की वैल्यू, यहाँ से भी तो वही आया था, तो हमने वही बोला यहाँ कट किया था। अब ये निकालना है, तो ये आ चुका है, एक बार क्या करो फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार, ठीक है, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, काम बन जाएगा। तो अगर मुझे S1 निकालना है तो मैं इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, देन x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, एंड अगर S3 निकालना है तो मैं एक बार क्या करूंगा, यहाँ तक आने के बाद इसमें बोथ साइड x मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड उसके बाद फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, देन x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, S3 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन से ऐसे भी कर सकते हैं। चलो, तो मैंने डिफ्रेंशिएशन से भी बता दिया एंड नॉर्मल मेथड से भी बता दिया। मेरे हिसाब से नॉर्मल मेथड ज़्यादा इजी होता है अगर तुम फॉर्मूला याद रखते हो तो, ठीक है। चलो, अलाइन ए बी इन 3 डायमेंशनल स्पेस, फिर से 3D का क्वेश्चन है। मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना कि भाई एक 3D है, एक लाइन है
जो इससे अल्फा एंगल बनाता है, इससे बीटा एंगल बनाता है और इससे गामा एंगल बनाता है, तो हमें एक चीज़ याद होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन का फंडा। ओके, ये फंडा याद आ गया तो वही चीज़ तो दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहे हैं, दिस मीन्स कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, जो भी होगा आगे देख लेंगे, कॉस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर जेड एक्सिस से कितना बना रहे हैं नहीं पूछा है, बोला ए बी मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव जेड एक्सिस देन थीटा, वही पूछ रहा है बेसिकली, थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे 1/2, कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1/2 उधर जाके इसको 1/2 बनाया एंड ये 1/4 जाके इसको 1/4 बनाया, दिस मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 आ रही है, तो कॉस थीटा की वैल्यू जरूर प्लस और माइनस 1/2 रही होगी, या तो 120 डिग्री या तो 60 डिग्री। ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री, हेंस 120 डिग्री इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 120 डिग्री ऑलरेडी एक तरफ से बना रहा है, ठीक है, इसलिए इन्होंने ऑप्शन में ही कंफ्यूजन नहीं दिया, 60 डिग्री दे दिया, आंसर इज 60 डिग्री। सिंपल डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ जिसे ये फंडा मालूम होगा वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो का, देखो ध्यान से, ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से, इसको सीखते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। बोला एक रेगुलर पॉलीगन है, लेट आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड सर्कल का स्मॉल आर है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का कैपिटल आर, फॉल्स स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, देयर इज अ रेगुलर पॉलीगन, क्या क्या पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का बोल लो या ट्रिग्नोमेट्री का बोल लो, एक ही बात है, तुम तो ऐसे सोचो, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखना ध्यान से, एक ऐसा, देन ऐसे, देन ऐसे, देन कुछ ऐसे, देन कुछ ऐसे, और ऐसे पॉलीगन चल रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 और ये AN है, इधर AN-1 है, ऐसे n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है कोई भी। अब तुम सोचो इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये जो रेगुलर पॉलीगन इसका एक सेंटर होगा कहीं पे, ठीक है। अब उस सेंटर से अगर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात करोगे, पहले तो वही बात कर लेते हैं, बाहर से एक सर्कल जाएगी जो सारे वर्टेक्स को पास करेगी, ब्लू वाला मैंने बना दिया, हाँ। अच्छा, इसका रेडियस तो एग्जैक्टली ये वाला चीज़ होगा, कैपिटल आर, सही बात है, ये वाला चीज़ कैपिटल आर, सही बात है। ओके, आगे सोचना, अब अगर इनस्क्राइब्ड सर्कल में बनाऊं तो वो एग्जैक्टली अंदर से टच करते हुए सारे साइड को जा रहा हो, ठीक है, तो उसका जो रेडियस होगा एग्जैक्टली यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन होगा, बोलेंगे हाँ परफेक्ट, वेट अ सेकेंड, तो ये जो होगा स्मॉल आर होगा, हाँ ठीक है भाई। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, आर अपन आर, सोच लेते हैं कैसे निकलेगा, ऐसे सोचो कि ये पूरा एंगल कितना है, तुम बोलोगे 360 डिग्री, डेट इज 2 पाई। अच्छा, एन साइडेड अगर पॉलीगन है तो ये एक एंगल कितना आएगा, तुम बोलोगे 2 पाई/n, हाँ ठीक है, और ये इतना अच्छा सिमेट्रिक है कि ये एंगल उसका भी आधा होगा, डेट इज पाई/n, ये एंगल भी पाई/n। ओके, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कैपिटल आर के बराबर, ये स्मॉल आर के बराबर, ये 90 डिग्री, ये पाई/n, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ये थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज तो कॉस थीटा में आता है, कॉस पाई/n की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस पाई/n आ रहा है, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बोला गया देर इज ए पॉलीगन विथ आर अपॉन आर विच इज इक्वल टू √3/2, ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल हो जाएगा, कैसे, कॉस थीटा √3/2, इसको √3/2 होना है तो पाई अपॉन एन की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, है ना, एन की वैल्यू 6 रख दोगे, √3/2 आ जाएगी। बोला आर अपॉन आर की वैल्यू 1/2 हो सकती है, हाँ कॉस थीटा 1/2 हो सकता है,
कैसे, थीटा की वैल्यू 3 रख दो, सही बात है। क्या 1/√2 हो सकता है? हाँ, थीटा की वैल्यू एन की वैल्यू 4 रख दो, आ जाएगा। क्या देयर इज ए रेगुलर पॉलीगन विथ आर अपन आर इज इक्वल 2/3? ए फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ये कब आ रहा है? आर अपन आर जब कॉस थीटा π/6 एन की वैल्यू 6 है, रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। देर इज अ रेगुलर आर अपन √2, तो 1/√2 45 डिग्री होगा, तो एन की वैल्यू 4 रही होगी, ठीक है, वो भी पॉलीगन पॉसिबल है, स्क्वायर बन जाएगा। देर इज ए रेगुलर पॉलीगन विथ आर अपन आर 1/2, 1/2 होता है 30 डिग्री 60 डिग्री पे, एन की वैल्यू 3, तो रेगुलर पॉलीगन है वो, ठीक है। तो 2/3 नहीं हो रहा है, कॉस थीटा 2/3 तो होना चाहिए, लेकिन 2/3 किसी स्टैंडर्ड एंगल पे, मतलब एन की वैल्यू नेचुरल नंबर पे नहीं होगा, ठीक है। हेंस ये आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे π/n की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, तो n की वैल्यू आ जाएगी π/cos इनवर्स ऑफ 2/3, जो कि एक इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। तो हेंस ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये आंसर आ गया। बस तुम्हें एक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना था, क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ पे तुम्हें दिखा होगा कि 2010 के जो भी क्वेश्चन आए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए, ये शुरुआत में ही मैनुअल था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए ये तो ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट बच्चे भूल जाते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं बच्चे, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट याद रहते हैं सबको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सब भूल जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन, इसमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, अगर समेसन नहीं आता तो समेसन सीख गया, कि बाइनोमियल समेसन देख के डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इमेज वाला, पूरा फंडा क्लियर हो गया इमेज का, ठीक है। उसके ऊपर AMGM लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हो गया। तो यार हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और प्रीवियस ईयर का पूरा फ़ायदा उठाओ, इसको देख के मचा देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, बिल्कुल अलग नहीं आते हैं क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो अगर तुम सीरियसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, देखना तुम्हारा रिजल्ट आएगा। एंड अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो मैंने जेई एडवांस का पूरा प्रीवियस ईयर डाल रखा है, जाके कमेंट सेक्शन में देखना जेई एडवांस वाले, तुम्हें पता चलेगा बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देख के क्रैक किया है जेई एडवांस। मेंस की तो बात छोड़ दो, जेई एडवांस क्रैक किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो, मचाते रहो, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके, सारे दोस्त एक साथ एक ही कॉलेज में जा पाओ, ठीक है। चलो मचाओ।